सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की हमारी सीरीज चल रही है और एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं और आज से हमारा जो है एनिमल हस्बेंड्री वाला जो पार्ट है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो है एग्रीकल्चर वाला हमारा पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। आज से हम एनिमल हस्बेंड्री जो है स्टार्ट कर रही हैं। एनिमल हस्बेंड्री की जो है आज यहाँ पर पहली क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज इसको जो है शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है? सबसे पहले यहाँ पर पशुपालन की जो है डेफिनेशन दी गई है। तो पशुपालन क्या होता है? पशुपालन कृषि की वह शाखा होती है जिसमें मनुष्य के द्वारा दूध, अंडे, मांस, ऊन या अन्य उत्पादों के लिए घरेलू पशुओं को नियंत्रित तरीके से पालना और प्रबंधित किया जाता है। ठीक है, मतलब पशुपालन की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि भाई पशुपालन कृषि की वह शाखा होती है जिसमें मनुष्य के द्वारा जो है दूध, अंडे, मांस, ऊन या अन्य उत्पादों के लिए घरेलू पशुओं को नियंत्रित तरीके से पाला और प्रबंधित किया जाता है। इसमें पशुओं की देखभाल, पोषण मतलब उनका जो है खाना पीना, प्रजनन मतलब उनके जो बच्चे वगैरह होते हैं, स्वास्थ्य और बीमारियों से सुरक्षा के साथ साथ उनके नस्ल सुधार का भी जो है अध्ययन शामिल होता है ताकि उनसे अधिकतम जो है लाभ प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है जो पशुपालन है उसकी यहाँ पर डेफिनेशन दी गई थी। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर क्या लिखा गया है? नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है? पशुधन, ऐसे पशु जिनसे हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है उन्हें पशुधन कहा जाता है। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया और बकरी हो गया। ठीक है, ये भेड़ आ जाएगा, यहाँ पे भेड़ लिख रखा है ना, भेड़ आ जाएगा भाई। यहाँ पे भेड़ यानी कि शीप की बात कर रहा है। ठीक है, तो आर्थिक लाभ भी हमें जो है इनसे प्राप्त होता है। जैसे कि भाई इनका जो है भेड़ बकरियों का जो है हम जो है मांस भी बेचते हैं। ठीक है, इनसे हमें भाई गाय भैंसों से हमें जो है दूध भी प्राप्त होता है। दूध बेचकर भी जो है हम यहाँ पर आर्थिक सहायता जो है प्राप्त करते हैं। तो ऐसे चीज़ों से हमें जो प्राप्त होता है, ऐसी चीज़ों से हमें जो आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, इसे क्या बोला जाता है? इसे पशुधन बोला जाता है। ठीक है, पशुधन जो है इसको बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया नेक्स्ट पॉइंट में? आर्थिक लाभ। तो आर्थिक लाभ हमें जो है मांस बेचकर मिलता है, दूध बेचकर मिलता है, चमड़ा बेचकर मिलता है या फिर ऊन बेचकर मिलता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? देश की 70% जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। आप सभी जानते हैं भारत में जो है ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो गाँव के अंतर्गत जो है आज भी रहती है और 70% जो जनसंख्या है भारत में, ये 70% जनसंख्या जो है गाँव में रहती है एवं कृषि से संबंधित धंधों पर जो है ये आश्रित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है पशुधन कृषि व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है प्रदान करता है। पशुधन जो होता है ना, पशुधन अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, पशुधन जो होता है ये कृषि व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पशुधन से प्राप्त आय घरेलू पोषण, सुरक्षा एवं गरीबी उन्मूलन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्रदान करती है। ठीक है, पशुधन से जो प्राप्त होती है हमारी इनकम जो होती है, घरेलू पोषण जो हमारा प्राप्त होता है, सुरक्षा एवं गरीबी जो उन्मूलन होती है, इससे लड़ने में जो है ये हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भारत का जो पशुधन है क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा है। ठीक है, ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं भारत का जो पशुधन है वो पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ा पशुधन जो है हमारे पास है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? भारत में पहली पशुधन जनगणना जो है वर्ष 1919 में हुई थी। ठीक है, डायरेक्ट आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं यहाँ पर कि भाई भारत में जो पहली पशुधन जनगणना थी ये कब हुई थी? तो आप बताएंगे पहली पशु जनगणना जो है 1919 में हुई थी। अभी लेटेस्ट जो लास्ट जनगणना हुई है वो कौन सी जनगणना हुई है? तो यहाँ पर लास्ट जो जनगणना अभी हुई है 20वीं पशु जनगणना हुई है। ठीक है,
तो आप याद रखेंगे 20वीं पशु जनगणना है जो है ये कब हुई है, तो 2019 में जो है लास्ट जनगणना हुई है। और ये कौन सी जनगणना थी, तो ये जो है 20वीं जो है पशु जनगणना थी। भारत में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है। ठीक है, लास्ट जनगणना कब हुई थी, तो ये 2019 में जो है 20वीं जनगणना। ठीक है, लेटेस्ट यही थी। अभी जो है 21वीं जनगणना जो है चली हुई है। उम्मीद है बहुत जल्दी जो है इसका डाटा भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 2019 वाली 20वीं पशु जनगणना के अनुसार जो है भारत में कुल पशुधन कितना है, तो ये कुल कितना हो जाएगा, 535.78 मिलियन जो है पशुधन भारत के अंतर्गत अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, पशुधन जनगणना जो है हर 5 साल में आयोजित की जाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है भाई पशुधन जनगणना जो है हर कितने साल बाद जो है आयोजित की जाती है, तो ये 5 साल बाद जो है आयोजित की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद एक और पॉइंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया, बकरे के मांस को शेवोन कहा जाता है, भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है तथा गाय के मांस को जो है बीफ कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि भाई बकरे के मांस को जो है क्या बोला जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको ये चीज़ें याद रखी है, बकरे के मांस को शेवोन, भेड़ के मांस को मटन, सुअर के मांस को पोर्क। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो है याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है हम पीडीएफ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, तो आगे दिया गया है पशुधन का कृषि में महत्व। अब जो पशुधन होता है इसका कृषि के क्षेत्र में जो है क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। भारत में जो है प्राचीन काल से ही पशुओं को कृषि में महत्व रहा है। पशुपालन कृषि का अभिन्न अंग है, मतलब पशुपालन जो है कृषि का एक इम्पोर्टेंट जो है पार्ट रोल रहता है तथा यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। निम्न आधार पर जो है पशुधन का कृषि में बहुत महत्व है। तो किन किन आधार पर जो है पशुधन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कृषि में, आइए एक एक करके हम देखते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, कृषि क्रियाओं में महत्व। तो कृषि क्रियाओं में क्या महत्व होता है, भारत में यांत्रिक कृषि केवल बड़े बड़े फार्मों पर की जाती है, परंतु अधिकतर किसानों के पास खेत की छोटी छोटी जोतें हैं जहां ट्रैक्टर द्वारा खेती करना संभव नहीं है। अंततः किसान जो है कृषि क्रियाओं का पशुओं की सहायता से ही जो है इनको पूरा करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। जुताई करना, ठीक है, जुताई करना क्या होता है, किसानों की छोटी छोटी जोतें होने के कारण आज भी जुताई पशुओं, बैल, पाडे, पाडा क्या होता है भाई, ये जो भैंस का जो बछड़ा होता है ना उसको पाडा बोला जाता है, ऊंट, इनके द्वारा जो है खेती, बुआई, जुताई की जाती है। ठीक है, बैलों से चलित देसी हल के फार की गहराई ट्रैक्टर चलित फार से जो है अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ में क्या बोला गया, पाटा चलाना। अब ये पाटा चलाना क्या होता है भाई, जुताई करने के बाद पाटा चलाना, जुताई के पश्चात भूमि को समतल बनाने के लिए तथा मिट्टी के ढेलों को तोड़ने के लिए जो है लकड़ी का भारी पाटा जो है चलाया जाता है। इसे खींचने के लिए जो है बैलों की आवश्यकता होती है। देखिए अभी आपको क्या लग रहा होगा कि यार ये तो क्वेश्चन आते ही नहीं है एचएसएससी में, तो हम ये भाई क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो विजन था ना, हमारा जो विजन था वो क्या था, डिटेल प्लस बेसिक से था। ठीक है, इसीलिए जो है मैं ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर करवा रहा हूँ। आई नो एचएसएससी में दो से तीन ही चीज़ें पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती है, एक तो आपकी जो है पशुओं की नस्लें पूछी जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। पशुओं की नस्लें, एक तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्या पूछता है, पशुओं के रोग पूछता है। ठीक है, पशुओं के रोग। और तीसरा ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछेगा तो सिर्फ यहाँ तक पूछेगा। 2 पॉइंट तो ये हो गए, तीसरा पॉइंट अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, लाइव स्टॉक से पूछ लेगा। ठीक है, लाइव स्टॉक, ठीक है, सेंसस, ठीक है, पशुओं की जनगणना। ठीक है, यहाँ से पूछ लेगा। तो ये मेन 3 होते हैं जहाँ से जो है एचएसएससी पूछता ही पूछता है। ठीक है, डोंट वरी, ये तीनों मैं आपको डिटेल से करवाने वाला हूँ, बट उससे पहले जो है हम थोड़ा सा एक बेसिक डिटेल ले लेंगे, एक मोटी मोटी ऊपर से जानकारी हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जो है जानने वाले हैं। ठीक है, तो
थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा जो है आप इंतज़ार कीजिएगा, सारी चीज़ें मैं जो है आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या होगा, पाटा चलाने के बाद जो है बुआई करना। तो बुआई करने में क्या जो है इम्पोर्टेंस रहती है पशुओं की। बुआई के लिए देसी हल के पीछे नायला बांधकर जो है बीज की बुआई की जाती है। यह कार्य भी जो है बैलों व ऊँटों के द्वारा किया जाता है। ये यहाँ पर पशु बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर मैंने क्या बताया था, पशुधन का कृषि में महत्व, यानी कि जो कृषि एग्रीकल्चर है इसके अंदर भी जो है पशुओं की इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है कि भाई पशु कैसे इम्पोर्टेंस होते हैं इस एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये बता रहा है भाई कहाँ कहाँ जो है पशु इम्पोर्टेंस रोल अदा करते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं ये चीज़ें आपको क्यों करवा रहा हूँ। मुझे भी पता है ये चीज़ें इतनी डिटेल से जो है नहीं पूछता है। हमारे जो है 5 से 7 नंबर का ही जो है HSSC के अंतर्गत पूछा जाता है। लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए भी हम मान ले कि एक क्वेश्चन भी अगर डीपली जाके उसने पूछ लिया तो जो है हम फंस के खड़े हो जाएंगे। इसीलिए अभी हमारे पास इनफ टाइम है, इसीलिए जो है मैं यहाँ पर बिल्कुल जीरो से और शुरुआत से जो है चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा गया है, मेंढ व क्यारियां तैयार करना, ठीक है। जब बुआई हो जाती है तो उसके बाद क्या होती है, मेंढ व क्यारियां तैयार हो जाती है, ठीक है। इस कार्य में रिज मेकर आदि यंत्र का जो है काम में लिया जाता है, जिन्हें बैल आदि पशुओं से जो है खींचा जाता है। जब जब मेंढ व क्यारियां बनाई जाती है ना खेतों के अंदर, तो उसको जो है क्यारियां तैयार करने के लिए जो है रिज मेकर यंत्र का जो है काम में लिया जाता है। और इस रिज मेकर यंत्र को भी जो है बैल पशु से जो है खींचा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं सिंचाई। सिंचाई कृषि के लिए जल सिंचन का बड़ा महत्व है। आप सभी जानते हैं भाई सिंचाई के लिए तो मेन चीज़ जो है पानी की तो आवश्यकता होती है। भारत में जल सिंचन अधिकतर कुओं से ही किया जाता है, जिसे पानी निकालने के लिए बैलों आदि का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, निराई और गुड़ाई। तो खेतों से खरपतवार निकालने के लिए कल्पा यंत्र काम में लिया जाता है। तो ये डायरेक्ट जो है फैक्ट्स यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है भाई खेतों में खरपतवार निकालने के लिए जो है किस यंत्र का जो है उपयोग किया जाता है। तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, कल्पा यंत्र का जो है उपयोग किया जाता है। तो ऐसी बात भी नहीं है कि कुछ आपसे पूछा नहीं जा सकता, डेफिनेटली जो है ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, जिसे बैल आदि पशुओं के द्वारा जो है खींचा जाता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, यातायात के साधन। अब जो पशु हैं ये जो है कैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं कृषि क्षेत्र में, यातायात के साधन में। अब आप सभी जानते हैं किसान अपना उत्पादन जो है, किसान जब खेती करता है तो उत्पादन खलिहान से घर तक, मतलब जो खेतों से, मतलब जो उसने फसल बोई है अपने खेतों में, उस खेत से लेके उस घर तक वो फसल कैसे जाएगी, तथा घर से लेके मंडी तक बैलगाड़ियों के द्वारा ले जाते हैं। अभी तो फिलहाल आप सभी जानते हैं शहरों में तो ये काम क्या करते हैं, ट्रैक्टरों पर जो है और गाड़ियों में ये काम किया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो है गांव में आज भी ये काम जो है ये किसके द्वारा किए जाते हैं, ऊंट के द्वारा किया जाता है, घोड़ा के द्वारा किया जाता है, खच्चर के द्वारा आदि, इन सभी जानवरों का जो है ये उपयोग किया जाता है। कृषि उपज धीरे धीरे ले जाने के काम जो है ये आती है, ठीक है। दुर्गम स्थानों जैसे पहाड़ों, रेगिस्तान में अन्य सुविधाओं के अभाव में पशु यातायात ही जो है प्रमुख साधन होता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं जो पहाड़ी हिलीज एरिया होता है वहाँ पर जो है नॉर्मली ट्रैक्टर वगैरह नहीं चलते हैं, तो वहाँ पर जो है पशुओं का ही इंपॉर्टेंस रोल अदा प्ले करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। डोंट वरी, इस PDF को एक बार अच्छे से बैठ के डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा खुद से। सारी चीज़ें इजी तरीके से जो है यहाँ पर लिखी गई है, कुछ भी चीज़ की जो है बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में मैंने नहीं लिखा है, ईजी करके जो है सारी चीज़ें यहाँ पर लिखने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, खलिहान की सुरक्षा। आप सभी जानते हैं भाई आज भी जो है हम जो है खेतों में अपनी सुरक्षा के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो कुत्ते का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। कुत्तों को ले जाकर हम जो है खेतों के अंतर्गत छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे।
आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, कार्बनिक खाद। ठीक है, तो कार्बनिक खाद की देख लेते हैं। कार्बनिक खाद उपज हेतु एक पौष्टिक पदार्थ है, भूमि की उर्वरता बढ़ाती है। तो कार्बनिक खाद क्या करती है, ये भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाती है, यानी कि उर्वरता शक्ति, जब मिट्टी पौष्टिक होगी तभी तो हमारी जो है फसल काफ़ी अच्छी हो पाएगी। गोबर एवं मूत्र पशुओं से ही प्राप्त होते हैं जो खाद का कार्य करते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं भाई, जानवरों से जो है जानवरों का जो मल मूत्र होता है वो जब मिट्टी में मिलता है तो वो कार्बनिक खाद का जो है काम करती है, और उससे जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे, अकार्बनिक खाद। ठीक है, तो अकार्बनिक खाद क्या होती है, अकार्बनिक खाद पशुओं के मरने के बाद उनकी हड्डियों से सुपर फास्फेट खाद बनाई जाती है। यह खाद फलों वाले पौधों में अलंकृत बागवानी के पौधों के लिए जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, अकार्बनिक खाद कैसे बनती है, तो ये पशुओं के मरने के बाद जो है उनकी हड्डियों से सुपर फास्फेट खाद बनाई जाती है। और यह खाद जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ये अकार्बनिक खाद जो है जो फलों वाले पौधे होते हैं ना, बागवानी के जो पौधे होते हैं उनके लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में यहाँ पर हमने जो है अभी क्या देखा है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, पशु था ना, क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री थी, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखे थे, और एनिमल हस्बेंड्री की जो है डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा भी पशुओं का इंपॉर्टेंस देखा। ठीक है, पशुओं की महत्वता कृषि में। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब हम तीसरे नंबर पर क्या देखने वाले हैं, अब हम तीसरे नंबर पर देखने वाले हैं पशुओं की आयु एवं भार ज्ञात करना। ठीक है, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं, पशुओं की आयु एवं भार ज्ञात करना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है पशुओं की आयु बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि जो है ये पता होना चाहिए, जो मतलब जो अनुसंधान क्षेत्र में जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वैसे तो उनको तो नॉर्मली ये चीज़ें पता होती है, बट जो व्यापारी वर्ग होता है, जैसे जो किसान भाई होते हैं, उनको भी जो है आयु पता होनी चाहिए जो है पशुओं की, क्योंकि कई बार जो है जानवर जो हम नहीं पता होता, और हम जो है जवान पशु की जगह जो है बूढ़ी एज का जो है पशु ले आते हैं, जिससे जो है हमें नुकसान हो सकता है। तो पशुओं की आयु जो है वो हमें कैसे पता चल सकती है, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, पशुओं की आयु ज्ञात करने के तरीकों की जानकारी पशु अनुसंधान, पशुपालन व्यवसाय, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों एवं कृषकों, किसानों को अपने अपने स्तर पर जो है होनी चाहिए। किसानों को नया पशु खरीदते समय पशु की उत्पादक उम्र की जानकारी होनी चाहिए, वही जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इससे जो है काफ़ी फायदा और नुकसान जो है मेंटेन रहता है। ठीक है, पशु की आयु पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि गाय भैंसों की जो औसत आयु है वो कितनी होती है, 20 से 23 वर्ष जो है गाय और भैंस की औसत आयु होता है। पशुओं की आयु निम्न तरीकों से ज्ञात करते हैं, जो पशुओं की आय होती है वो हमें कैसे पता चल सकती है, तो आइए कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हमें पशुओं की आय पता चल सकती है। एक तो पशु की शारीरिक दशा देखकर हमें जो है पशुओं की आयु का पता चल सकता है। एक पशुओं के खुर देखकर हमें जो है उनके आयु का पता चल सकता है। एक उनके सींगों को देखकर जो है हमें उनकी आयु का पता चल सकता है। एक पशुओं के दांतों को देखकर या दांतों को गिनकर जो है पशुओं की जो है आयु का पता चल सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं जिनसे पशुओं की आयु का जो है पता चल सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दी है, इनसे जो है क्लियर हो जाएगा आपको पशुओं की शारीरिक दशा देखकर। ठीक है, पशुओं की जो शारीरिक दशा होती है वो देखकर आप कैसे समझ सकते हैं कि पशु जवान है या फिर वृद्धावस्था में है। ठीक है, सबसे पहले आप पशुओं की आंखें देखेंगे। अगर पशु की आंखें चमकीली हैं या फिर चपल है तो वो कम उम्र का जो है पशु है। अगर पशु की आंखें चमक रहित है, मतलब चमक नहीं रही हैं, आंखों के चारों तरफ जो है झुर्रियां हैं, तो वो जो है बड़ी उम्र का पशु होगा। ठीक है, आप पशु के सींग देखेंगे। सींग अगर पशु के छोटे हैं या फिर चमकीले हैं तो वो कम उम्र का पशु होगा। अगर बड़े हैं या फिर भद्दे दिख रहे हैं
तो चमक रहित होंगे सींग, तो वो जो है बड़ी उम्र का जो है पशु होगा। ठीक है, त्वचा आप देखेंगे, पशु की त्वचा देखेंगे, खींची हुई त्वचा, चमकदार त्वचा होगी तो छोटी उम्र का पशु होगा। अगर ढीली झुर्रीदार त्वचा होगी या फिर खुरदरी त्वचा होगी तो वो बड़ी एज का पशु होगा। पीठ की बात करूं पशु की, तो सीधी पीठ अगर पशु की होगी तो वो कम उम्र का पशु होगा। अगर पीठ झुकी हुई मिली तो वो जो पशु होगा वो अधिक उम्र का पशु होगा। ठीक है, फिर पेट आप देखेंगे पशु का, भाई सामान्य पेट है तो कम उम्र का पशु है, और लटका हुआ पेट है तो बड़ी उम्र का पशु है। थन देखेंगे जहाँ से आप दूध निकालते हैं, सुगठित होगा, मध्यम आकार का होगा तो जवान पशु होगा, और ढीले लटके हुए होंगे तो जो है वृद्धावस्था का जो है पशु मिलेगा आपको। स्वभाव फुर्तीला और क्रियाशील होगा जवान का, यानी कि छोटी एज का, और सुस्त और हताश अगर आपको स्वभाव मिले किसी जानवर का तो वो अधिक उम्र का जो है पशु होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं किसी भी पशु की आयु ज्ञात करने के अंतर्गत। ठीक है, ये शारीरिक दशा हमने देख ली है अब। ठीक है, शारीरिक दशा हमने देख ली है। अब हम नेक्स्ट जो है अन्य फैक्टर भी देख लेते हैं। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं खुर देखकर जो है पशु की आयु कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पशुओं की उम्र का अनुमान उसके खुरों को देखकर भी लगाया जाता है। खुर क्या होते हैं? खुर तो समझते होंगे ना, जो पैर के नीचे होते हैं ना, जो पैर के नीचे होते हैं, कैसे होते हैं भाई? पैर के नीचे ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे खुर होते हैं। ठीक है, जानवरों के, थोड़ा सा मैंने अजीब सा बना दिया बट समझ लीजिएगा यार, ऐसा ही थोड़ा सा ये खुर होता है पैरों का। ठीक है, कम उम्र में पशुओं के खुर छोटे आकार के चमकीले होते हैं, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ खुरों का स्वरूप भी जो है बदल जाता है। खुरों को आकार बढ़ जाता है लेकिन चमक जो है कम होती है। ठीक है, खुर देख ली हमने। अब हम देख लेते हैं आगे सींग देखकर। तो सींग देखकर जो है कैसे पशु की आयु की गणना कर सकते हैं? तो सींग के द्वारा केवल सींगों वाले पशुओं की ही आयु ज्ञात की जा सकती है। पशुओं के सींगों की बनावट देखें तो उन पर छल्ले दिखाई देते हैं। छल्ले कैसे दिखाई देंगे? ऐसे गोलाई में आपको छल्ले दिखाई देंगे। और स्पेशली ये किस जानवर पर आपको दिखाई देंगे? भैंसों पर। ठीक है, जो भैंस होती है ना, भैंस, उन पर जो है सींगों में ये छल्ले आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जो भैंसों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, यह छल्ले पशु की 3 वर्ष की उम्र में जो है बनना प्रारंभ होते हैं। अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो भैंस होती है ना, भैंस यहाँ पे कहाँ गया? ये रहा, भैंसों में। ठीक है, ये रहा, भैंसों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं यह छल्ले पशु की 3 वर्ष की उम्र में जो है बनना प्रारंभ होते हैं। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है भैंसों की किस उम्र में जो है छल्ला बनना शुरू हो जाता है? तो आप याद रखेंगे 3 वर्ष की आयु में जो है छल्ला बनना स्टार्ट हो जाता है। 3 वर्ष की उम्र पर पहला छल्ला बनता है, उसके बाद हर वर्ष जो है एक नया छल्ला बनता है। अंत है पशु के सींग पर छल्लों की संख्या के आधार पर जो है उसकी उम्र का जो है निर्धारण किया जाता है। ठीक है, डोंट वरी, आप थोड़ा सा यकीन रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। एवरीथिंग डिटेल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर रखी गई है, कोई भी चीज़ें मैंने फालतू यहाँ पर ऐड नहीं की है। बस इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक से जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं पशु के बारे में। एक पशु होता है ना, जो पशु होता है, पशु यानी कि आप कोई भी लगा लो, या तो आप गायें लगा लो, या आप भैंस लगा लो, ठीक है, या आप भेड़ लगा लो, या आप लगा लो बकरी लगा लो। ठीक है, इन पशुओं के बारे में बस मैं थोड़ा सा आपको डिटेलिंग से बता रहा हूँ। एक जो पशु होता है, जानवर होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनका जो है पोषण यानी कि आहार, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, आज तो नहीं देखेंगे। पोषण आहार, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, इनकी जो है आयु गणना, आयु वगैरह सारे पॉइंट्स मैं एक एक बार आपकी आंखों के आगे से निकालना चाहता हूं, सिर्फ इसीलिए अगर यहां से क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ ले तो जो है आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और इतनी भी डिफिकल्ट मैंने लैंग्वेज यहाँ पर इनकी नहीं लिखी है कि कोई चीज़ जो है आपको समझ ना आ रही हो। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको जो है समय देना पड़ेगा। देखिए, सिलेक्शन लेना है तो समय तो आपको देना ही पड़ेगा, समय आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आज अगर आप इन्वेस्ट करोगे तभी जाके जो है 1 साल बाद आपको जो है उसका रिजल्ट आपको जो है हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टाइम तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, अभी हमने खुर देख लिया, खुर के द्वारा जो है
कैसे आयु का निर्धारण करते हैं, अब हम देख लेते हैं दांतों के द्वारा। ठीक है, तो दांतों के द्वारा पशु की आयु गणना कैसे करते हैं, तो आइए देख लेते हैं। अन्य तरीकों की अपेक्षा, मतलब अन्य तरीकों की अपेक्षा मतलब ऊपर जितने भी तरीके हमने देखे, जैसे खुर वाला देख लिया, शारीरिक दशा वाला देख लिया, इन सभी तरीकों के जो अलावा जो दांत वाला तरीका है ना, दांत गिनने से जो पशु की आयु ज्ञात होती है, वो तरीका जो है काफ़ी सटीक है। ठीक है, पशुओं की आयु ज्ञात करने का यह तरीका अच्छा है। इसमें पशुओं के दांतों की दशा देखकर एवं दांतों की संख्या गिनकर उसकी आयु का अनुमान लगाया जाता है। इस तरीके से जो है उम्र का सही निर्धारण होता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। यहाँ पे कर्तन दांत दिए गए भाई। कर्तन दांत क्या होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी के नीचे वाले जबड़े में यह दांत पाए जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है भाई कर्तन जो दांत है ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी के किस हिस्से में पाए जाते हैं, तो जबड़े के निचले हिस्से में ये पाए जाते हैं। इनकी कुल संख्या 4 जोड़ी यानी 8 होती है। ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है भाई कितनी जो है कुल संख्या इनकी होती है, तो 4 जोड़ी यानी कि 8 इनकी कुल संख्या होती है। इन्हें काटने वाले दांत भी कहा जाता है। इन्हें प्राय पहला केंद्रीय, दूसरा मध्य, तीसरा पार्श्व तथा चौथा कोने की जोड़ी कहा जाता है। पशुओं की आयु मुख्यतः इन्हीं दांतों द्वारा जो है आग की जाती है। ठीक है, आंकी जाती आएगा वहीं पे, आंग नहीं आएगा, आंकी जाती है। ठीक है, इन्हीं दांतों के द्वारा जो है पशुओं की आयु की जाती है। ठीक है, आयु मुख्यतः आंकी जाती, आंकी आएगा भाई यहाँ पे, आंकी जाती है। ठीक है, आंकी जाती है मतलब गिनी जाती है, आयु निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने यहाँ पे देख लिया भेड़, गाय, भैंस, बकरी का देख लिया। अब हम यहाँ पे किसका देखेंगे, भेड़ का देखेंगे। ठीक है, भेड़ के दांत निकलने की आयु, तो भेड़ की किस किस आयु में दांत निकलते हैं, आइए एक टेबल मैंने यहाँ पे बना दी है छोटी सी, यहाँ से आपको अच्छी तरीके से जो है नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है संभावित आयु, मतलब किस आयु में इनके जो है कितने दांत निकलते हैं, यहाँ पे दांतों की संख्या लिख दी है। तो जन्म के समय जैसे ही भेड़ के बच्चे का जन्म होता है उस समय जो है 0 से 2 जोड़ी जो है इसके अंतर्गत, मतलब इसके जो है दांत होते हैं और वो भी अस्थायी होते हैं। जब भेड़ 6 से 10 वर्ष की आयु का होता है तब उसमें सभी जो है अस्थायी दांत जो है वो निकल आते हैं। ठीक है, जब भेड़ 14 से 20, अच्छा महीने का होएगा भाई, मैंने साल बोल दिया क्या यहाँ पे, ये महीने कर लेना भाई, महीने। ठीक है, उसके बाद 14 से 20 महीने का जब भेड़ होएगा तो उसमें प्रथम केंद्रीय जोड़ी स्थायी निकल आएंगे दांत। 21 से 25 महीने का होएगा तो उसमें द्वितीय मध्य जोड़ी स्थायी दांत निकल आएंगे। उसके बाद 26 से 30 महीने का जब भेड़ होगा तो उसमें तृतीय पार्श्व जोड़ी जो है स्थायी दांत निकल आएंगे। 30 से 36 वर्ष का माफ कीजिएगा 30 से 36 महीने का जब ये भेड़ का बच्चा होगा तो ये चौथी कोने वाली जो जोड़ी होगी ना स्थाई वाली, वो जो है ये निकल आएगी। सेम यही जोड़ी जो है हमने ऊपर भी देखी है, किन किन जानवरों के लिए देख ली है, भैंस के लिए देख ली है, गाय के लिए देख ली है, बकरी के लिए देख ली है। ठीक है, और किसके लिए देख ली है, और अभी जो है इस टेबल में हमने भेड़ के लिए भी देख ली है। ठीक है, यही मेन जानवर होते हैं जहां से जो है एचएसएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसीलिए मैं डिटेल से ये चीज़ें करवा रहा हूं ताकि एक भी नंबर का जो है आपको नुकसान ना हो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे कुछ नहीं है, आज के लिए सिर्फ इतनी ही पीडीएफ है, बाकी जो है नेक्स्ट पार्ट जो है हम करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको अभी थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी बट डोंट वरी, यकीन मानिएगा सारी चीज़ें आपके एग्जाम रिलेवेंट ही चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। अभी मुझे पता है बस आपको 2 से 3 चीज़ें देखनी होती है ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो पशुओं की नस्लें। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पशुओं की नस्लें। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा होता है पशुओं के रोग, पशुओं में लगने वाले रोग। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा पशु जनगणना, जनगणना 2019, क्योंकि इसके बाद लेटेस्ट जो है वो अभी नहीं हुई है, तो 2019 को ही हम करने वाले हैं। ये 3 वीडियो रहेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मेनली क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाने वाले हैं। इससे पहले जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए बेस मान सकते हैं आप। ठीक है, जो पशु होते हैं ना, पशुओं का ये बेस है, मतलब पशु की जो
कैसे पशु का जन्म होता है, कैसे पशु की हमें देखरेख करनी चाहिए, कैसे जो है पशु का हम जो है पोषण कर सकते हैं, जिससे जो है हम उससे से अधिक लाभ कमा सकते हैं। देखिए इन चीज़ों के बारे में तो हम जानेंगे, साथ में पशु के बारे में भी थोड़ा सा जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए HSSC ने एक तो जो है सिलेबस नहीं डिफाइन किया हुआ, इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। अगर HSSC ने जो है सिलेबस को डिफाइन किया होता ना, कि उसने लिखा होता भाई मैं तो सिर्फ यही 3 चीज़ें पूछूंगा, तो हम जो है और चीज़ें नहीं करते। उसने सिर्फ जो है क्या बोल रखा है, उसने सिर्फ बोल रखा है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, उसने सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री बोला है। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है भाई, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है पशुपालन। पशुपालन में सब कुछ आ जाता है, पशु की देखभाल आ जाता है, पशु का जो है गर्भकाल आ जाता है, पशु की जो है आहार नली आ जाती है, ठीक है, पशु का जो है और भी सारी जितने भी पशुओं से रिलेटेड है ना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में जो है पूछी जा सकती है। ठीक है, तो बस अपना दिमाग लगाए रखिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, और क्या हम ऐसे ही करें, मतलब डायरेक्ट आपको ये चीज़ें ना कराऊँ ना। कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आप डिटेल से नहीं पढ़ना चाहते तो मैं डायरेक्ट भाई ये चीज़ें आपको करवा दूंगा, ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं जाता, मैं बस आपके लिए ही ये चीज़ें जो है डिटेल से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि ये तरीका मेरा सही है। हाँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, पहले जो चीज़ें ये सिर्फ मैं 3 टॉपिक कराता ना, तो किस में कंप्लीट होता, 5 वीडियोज़ में ही कंप्लीट हो जाता, लेकिन अब मैं डिटेल से करा रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरे को कितनी वीडियो लगने वाले हैं, 10 वीडियो जो है ये लगने वाले हैं नॉर्मली। ठीक है, तो 10 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका जो है एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप 2 चीज़ आपको बतानी है, क्या क्या आप 2 चीज़ बताएंगे। एक तो आपको वीडियो सेशन कैसा लगा, ठीक है, वीडियो सेशन कैसा लगा। दूसरी आप चीज़ क्या बताएंगे, दूसरी चीज़ कि ऐसे ही हम डिटेल से पढ़ें, ठीक है, डिटेल से पढ़ें, क्योंकि अभी आपके पास इनफ टाइम है भाई। ठीक है, इसीलिए मैं आपको डिटेल से यहाँ पर पढ़वा रहा हूँ, वरना एमसीक्यू आप कहीं से भी पढ़ लो यार, यूट्यूब पे दुनिया जहान के टीचर भरे पड़े हैं, कोई भी आपको एमसीक्यू करा देगा। 1000 बार मैंने आपको बताया, एमसीक्यू करना कोई भी लंबी चौड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी काम है एमसीक्यू लगाना, लेकिन एमसीक्यू आप तभी कर पाएंगे जब यहाँ पर आप डिटेलिंग से पढ़ेंगे ना, तभी जो एमसीक्यू जो है सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, और मेरे मोटिवेशन के लिए बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर देना, और कोई बच्चा जो पहली बार वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। ठीक है, ऐसे ही महत्वपूर्ण डाटा जो है हम यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को और बेहतरीन रूप देने के लिए 2026 में HSSC में सिलेक्शन लेने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, ठीक है, आज के वीडियो में ही इतना ही। संडे को जो है कल हमारा जो है सेकंड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में कल हम क्या देखने वाले हैं, पशुओं का पोषण अभियान देखने वाले हैं। ठीक है, पशुओं के पोषण, ठीक है, पशुओं का जो है पोषण हम ये कल वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।